तो आज हम बात करें कि अगर आप सेविंग अकाउंट रखते हो तो किस केस में वहाँ पे आपको इनकम टैक्स नोटिस आ सकती है। तो इसके अंदर हम सबसे पहले देखेंगे कि आपको कितना सेविंग बैंक अकाउंट रखना चाहिए, कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी आप अपने सेविंग बैंक अकाउंट में रख सकते हो। फिर हम देखेंगे किस किस केस में आपको सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांजैक्शन करने से इनकम टैक्स नोटिस आती है, और अगर वो आती है तो आपको उसको कैसे हैंडल करना है और कैसे आप उससे फ्यूचर में बच सकते हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आप कितना सेविंग बैंक अकाउंट रख सकते हो। तो इनकम टैक्स या ऐसी कोई भी गाइडलाइन नहीं है कि आपको इतना ही सेविंग बैंक अकाउंट रखना चाहिए और इससे ज़्यादा आप रखोगे तो कोई प्रॉब्लम है। तो आप 10-20 कितना भी सेविंग बैंक अकाउंट रख सकते हो, लेकिन उससे क्या क्या चीज़ें होंगी कि जब हम ITR फिल करते हैं तो वहाँ पे आपके जितने भी सेविंग बैंक अकाउंट है आपको मेंशन करना होता है। वहाँ पे एक ऑप्शन होता है इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट। तो अगर आपके पास 10-20 सेविंग अकाउंट है तो आपको सारा वहाँ पे मेंटेन करना पड़ेगा। तो एक ये चीज़ है। दूसरा कि अगर आप 10-20 सेविंग अकाउंट रखते हो तो वो आपके लिए ही मेंटेन करना प्रॉब्लम हो जाएगा। जैसे कि आज आपको शायद पासवर्ड मेंटेन करना प्रॉब्लम हो गया होगा कि गूगल का भी पासवर्ड करना है, मेल का भी, FB का, इंस्टाग्राम का, और अगर आप काम करते हो तो 100 ऐसे पासवर्ड होते हैं जो आप भूल जाते हो, और नेक्स्ट टाइम जब भी आप लॉगिन करते हो तो शायद फॉरगेट पासवर्ड करके। तो आप सोचो कि अगर आप 10-20 अकाउंट मेंटेन कर रहे हो तो वो कितना हेडेक होगा उसे मेंटेन करने में। तो एक तो ये चीज़ है कि आपके लिए मेंटेन करना एक प्रॉब्लम है मेंटेनेबिलिटी की। तो इट्स बेटर कि आप 2-3 अकाउंट रखो सेविंग अकाउंट। आई थिंक दैट्स एनफ। और आप एक चीज़ सोचो कि हम सेविंग बैंक अकाउंट रखते ही क्यों है। वहाँ पे हमें पैसा रखना होता है। सेविंग बैंक अकाउंट में आपको कितना इंटरेस्ट मिलता है? 2-3%। अगर आप FD भी कराओगे तो कितना मिलेगा? 4-5%। तो कोई फ़ायदा नहीं है ज़्यादा पैसा वहाँ रख के। रैदर आज इंडिया में बहुत सारा ऑप्शन है जहाँ पे आपको आराम से ईयर ऑन ईयर कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ 10% का मिल जाता है। म्यूचुअल फंड से और भी बेटर ऑप्शन है जहाँ पे आप पैसे रख के उससे बेटर परसेंटेज अर्न कर सकते हो। तो सेविंग बैंक अकाउंट में जनरली हम अपना इमरजेंसी मनी रखते हैं जो हमें चाहिए होता है। तो उस केस में आपके पास 2-3 सेविंग बैंक अकाउंट इनफ है। लिमिट कुछ भी नहीं है, आप कितना भी रख सकते हो, इट्स ऑन यू। बट हाँ, आप हेडेक से बचने के लिए 2-3 रखो, इट्स बेटर। अब नेक्स्ट चीज़ है कि कितना आप सेविंग बैंक अकाउंट में मैक्सिमम पैसा रख सकते हो। अगेन इनकम टैक्स या किसी ने ऐसा डिक्लेयर नहीं किया है कि आप इतना ही सेविंग बैंक अकाउंट में पैसा रखो। लेकिन यहाँ पे जो 2-3 चीज़ें जिसका आपको ध्यान रखना होता है वो ये कि अगर आपके सेविंग अकाउंट में कुछ पैसा रिफ्लेक्ट हो रहा है तो आपके ITR से वो मैच होना चाहिए। कि अगर आप 10 लाख का ITR फिल करते हो, इसी साल से आपने 10 लाख का ITR फिल करना स्टार्ट किया है, आपने 2-3 साल 10 लाख की ITR फाइल करी और आपके पास 1 करोड़ पड़ा हुआ है, तो ये देख रहे हो ये मैच नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर आप 25 लाख की ITR फिल कर रहे हो तो आपके पास पर्सनल एक्सपेंसेस भी तो है, तो इतना पैसा कहाँ से आया? तो जो भी आपके सेविंग बैंक अकाउंट में पैसा पड़ा है वो आपके ITR से मैच होना चाहिए। अगर वो नहीं होता है, मिसमैच है, तो उस केस में आपके पास जस्टिफिकेशन होना चाहिए कि वो पैसा आपके पास कहाँ से आया। कि अगर आपके पास कहीं से आया तो आपने किसी के पास आपका पैसा बाकी था वहाँ से आया है, फिर आपने कुछ छोटी सी प्रॉपर्टी सेल करी, वहाँ से आपको 10-20 लाख आया, तो आपके सेविंग बैंक अकाउंट में जो भी पैसे पड़े हैं आपके पास उसका पूरा हिसाब होना चाहिए कि ये पैसा आपके पास आया कहाँ है। ऐसी कोई लिमिट नहीं है, आप कितना भी पैसा रख सकते हो। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कब आपको सेविंग बैंक अकाउंट में नोटिस आ सकती है। तो ये तो अभी तक आप लोग बहुत लोग जान रहे होंगे कि अगर आप कैश डिपॉजिट 10 लाख से ज़्यादा या कैश विड्रॉल 10 लाख से ज़्यादा इन 1 फाइनेंशियल ईयर करते हो तब आपको इनकम टैक्स नोटिस आती है। तो जैसा मैंने बोला था कि आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे हैंडल करना है इनकम टैक्स नोटिस को। तो आप सबसे पहले समझो कि आपको कैसी इनकम टैक्स नोटिस आएगी। अगर आपको कैश डिपॉजिट 12 लाख से आपका ज़्यादा का होता है किसी फाइनेंशियल ईयर में, तो आपको इनकम टैक्स नोटिस आता है कि आपका ये 12 लाख जो कैश डिपॉजिट है ये कहाँ से आया। तो अगेन आपके पास वो सोर्स होना चाहिए कि आपके पास कैश में पैसा कहाँ से आया, कि आपने ज़मीन बेचा, आपने कुछ प्रॉपर्टी बेची, आपके पास पैसा बाकी था, वहाँ से आया। ये कैश पैसा आपके पास आया कहाँ से जो आप एक साल में 12 लाख जमा कर रहे हो, तो ये जस्टिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। तो आपके पास इनकम टैक्स नोटिस उस आपके पास वो क्वेश्चन आ सकती है कि कहाँ से आपके पास पैसा आया जो आपने डिपॉजिट करा। इन केस ऑफ विदड्रॉल, अगर आप 12-15 लाख विदड्रॉ कर रहे हो तो अगेन आपके पास जस्टिफिकेशन होनी चाहिए थी कि आप मेडिकल एक्सपेंस कर रहे थे या आप ट्रैवल कर रहे थे जहाँ पे आपको कैश की जरूरत थी, आप अब्रॉड, मतलब आप जो भी काम कर रहे थे, आपके पास वो जस्टिफिकेशन होना चाहिए कि मैंने इस काम के लिए ये 12 लाख निकाले और ये सारा उसका एक्सपेंस डिटेल है। देन यू आर सॉर्टेड। आपको कोई टैक्स, पेनाल्टी, फाइन, केस, किसी भी चीज़ का टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी चीज़ फर्दर नहीं होगा। इनकम टैक्स नोटिस बस क्लैरिफिकेशन के लिए आता है, आप उन्हें क्लियर कर दो, जस्टिफाई कर दो, कोई हेडेक नहीं है। अब आपने कभी सोचा है कि ये ट्रांजैक्शंस के डिटेल्स इनकम टैक्स को कैसे पता चलता है? आप सोचोगे पैन कार्ड या पैन नंबर से पता चलता है, तो उसका एक रीज़न है जिसके बारे में हम बात करेंगे। बट उससे पहले इनकम टैक्स नोटिस के बारे में एक और चीज़ जानते हैं कि अगर सपोज करो आपने 2 साल पहले 12-15 लाख की कैश विड्रॉ कर ली, ठीक है, सेविंग बैंक अकाउंट में, तो आप एक्सपेक्ट करोगे अभी के नॉलेज के हिसाब से कि आपको इनकम टैक्स नोटिस आनी चाहिए थी, लेकिन आपको कोई इनकम टैक्स नोटिस नहीं आया। तो आप सोचोगे ठीक है यार, नोटिस नहीं आया, आपने जो भी रिकॉर्ड रखे थे बोले ठीक है अब तो नोटिस नहीं आया, हटा देते हैं। लेकिन इनकम टैक्स के पास पावर है कि वो 6 साल में कभी भी आपको नोटिस भेज सकता है। तो यू नीड टू मेक श्योर कि अगर आपको कोई 3 साल पहले के ट्रांजैक्शंस के लिए आज नोटिस आ रहा है तो आपके पास वो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। और कैसे आप ये आने वाले फ्यूचर में ये सब मेंटेन करोगे कि जब भी आपको इनकम टैक्स नोटिस आ रही है तो आप
प्रॉपर आंसर दे रहे हो। बहुत ही सिंपल तरीका है कि आप आज से एक डायरी मेंटेन करो, आप गूगल शीट, ड्राइव, जहाँ पे भी आप मेंटेन करना चाहते हो, बट जो भी आपके पास 12-15 लाख आप अकाउंट में कैश जमा कर रहे हो तो आप पूरा उसका कैलकुलेशन रखो, हिसाब रखो कि मेरे पास ये कहाँ से आया। और अगर आप विदड्रॉ भी कर रहे हो तो आप डायरी में पूरा मेंटेन करके रखो हर एक फिनेंशियल ईयर का, ताकि आपको वो 3 साल 4 साल बाद भी आए तो आप उस डेट में जाके वो एक्सप्लेनेशन दे पाओ। तो अगर कभी भी आपको इनकम टैक्स नोटिस आता है तो सबसे पहले डोंट बी अफ्रेड। जो हम लोगों का आदत होता है कि आप पुलिस देख के डर जाते हो, आप इनकम टैक्स नोटिस देख के डर जाते हो, डरना छोड़ दो, ये हमारे लिए ही बना हुआ होता है। तो जब भी आपको इनकम टैक्स नोटिस आती है, किसी भी तरह की नोटिस हो, सेविंग बैंक अकाउंट से रिलेटेड या और कोई भी नोटिस, तो सबसे पहले आप उसको अच्छे से रीड करो। मेनली उसमें क्वेश्चन या क्लैरिफिकेशन होगा जो आपसे मांगा जा रहा होगा, आप उसे प्रोवाइड कर दो एंड दैट्स इट। अगर आपको कोई भी चीज़ उसमें नहीं समझ में आ रही है तो आप कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर या आप सीए से मिलके उसे अच्छे से डिटेल में गो थ्रू कर लो और फिर आप रिप्लाई करो। लेकिन एक चीज़ मेक श्योर कि कभी भी आप ऐसे नोटिस को जो आपको घर पे आती है, मेल पे आती है, इसे आप इग्नोर मत करो और उसे विद इन द टाइमलाइन आप रिप्लाई कर दो। अब कि इनकम टैक्स को ये सारे ट्रांजैक्शंस के बारे में पता कैसे चलता है, तो इसके लिए बैंक एक एसएफटी भेजती है। मतलब सपोज करो बैंक के पास 1 करोड़ यूज़र है, जिसमें से 1 लाख यूज़र ने इस फाइनेंशियल ईयर में 12-15 लाख कैश डिपॉजिट करी, तो बैंक के एसएफटी में ये 1 लाख यूज़र आ गए और ये एसएफटी का डेटा इनकम टैक्स के पास जाता है। तो ऐसे इनकम टैक्स को आपके ट्रांजैक्शंस के बारे में पता चलता है। तो दैट्स इट, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और अगर आप जानना चाहते हो कि आपको किस किस रीज़न से इनकम टैक्स नोटिस आ सकता है तो आप मेरे लेफ्ट वाले वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हो।